अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्क्रिया लेक्चर्स की तरफ से मैं हूं शौकत अब्बास। आज हम पीबीए का जो फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा चूंकि ये फर्स्ट ईयर ही होगा जिसमें जो है ना वो पेपर को पीबीए को एक नए अंदाज से ले रहे हैं। तो लास्ट ईयर या इससे पहले जो ऐसे होता था कि जी फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स होते थे उसके बाद फौरन ही जो है ना वो फर्स्ट ईयर का पीबीए ले लिया जाता था और सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद सेकंड ईयर का पीबीए ले लिया जाता था। अब इस बार जो है वो पैटर्न चेंज हो गया है, तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंबाइन पेपर सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो है मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं पीबीए के हवाले से। तो बेटा जब भी आप पेपर में अपीयर होंगे तो उसके लिए आपको जो है ना वो 2 hours and 30 minutes का टाइम दे दिया जाएगा, जिसके लिए जो वो आपके 30 मार्क्स होंगे, जिसमें 2 पोर्शंस होंगे। एक है सेक्शन ए जो आपको जो है व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है, जबकि इसके साथ सेकंड सेक्शन होगा वो इंशाल्लाह हम जब प्रोसीड करेंगे तो सेक्शन बी भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सेक्शन ए आपका 18 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें वेरी करेंगे, मतलब 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं हर क्वेश्चन में, 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, तो ये कोई बाउंडनेस नहीं है। तो इसमें बेटा जो सबसे पहला क्वेश्चन है पेपर पैटर्न इंशाल्लाह, और जो पेपर है वो हर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको जो है 1 by 1 क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ जो है वो स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 2 solids A and solid B were analyzed. A was barium chloride. ठीक हो गया। टेस्ट वर डन ऑन ए एंड बी। टेस्ट ऑन ए पहला जो पार्ट है कंप्लीट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। आपको जैसे स्क्रीन पे नजर आ रही है कि एक आपके पास बीकर है जिसके अंदर HCl मौजूद है और इसमें एक रॉड मौजूद है जो नाइकोल वायर का होगा, नाइक्रोम वायर का, और इसके ऊपर जो है वुडन हैंडल होगा। फिर क्या होगा कि दूसरा जो आपके पास है अपरेटस, उसमें पिक अप अ स्मॉल सैंपल, यानी वो जो सैंपल ए है बेरियम क्लोराइड, उसका कुछ पोर्शन आपने यहाँ से पिक करना है। एंड नेक्स्ट आपने जो है वो उसको एक बेंसन बर्नर जो जल रहा होगा उसके ऊपर आपने उसकी शोले के सामने आप लेके जाएंगे और उसमें डिफरेंट कलर्स जो है वो आप डिटेक्ट करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो जैसे ही एनफ एनर्जी गेन करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो हाई ऑक्सीडेशन हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंचते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि वो एनर्जी एमिट करते हैं, जैसे क्योंकि वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे आना चाह रहे होते हैं। जैसे ही एनर्जी एमिट करेंगे तो वो पर्टिकुलर वेव्स एमिट करेंगे, पर्टिकुलर रेडिएशंस जो है वो एमिट करेंगे, जो यूवी की फॉर्म में होंगी। वो पर्टिकुलर रेडिएशन जो है वो पर्टिकुलर कलर शो करेंगी और हर मेटल की डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ए का 1 का पहला पार्ट है ए ऑप्शन में कि अ स्टूडेंट परफॉर्म्स अ फ्लेम टेस्ट ए, और ए हमारे पास सैंपल था बेरियम क्लोराइड BaCl2, और इसमें कहते हैं व्हाट इज द फ्लेम कलर ऑब्जर्व्ड। चूंकि मैंने अभी एक बात बोली है कि जितने भी हमारे पास मेटल्स होंगी वो पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब करके, पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे और फिर जब वो ग्राउंड पोजीशन पे आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे और उसमें डिफरेंट कलर्स आएंगे। तो जो बेरियम है बेटा, बेरियम का जो कलर है वो एप्पल ग्रीन कलर और येलो ग्रीन कलर आपको शो होगा। तो ये पहले पार्ट का ये आंसर है कि बेरियम क्लोराइड, चूंकि बेरियम इसमें मौजूद है तो बेरियम का जो कलर है वो एप्पल ग्रीन या येलो ग्रीन कलर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए वाज एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर टू प्रिपेयर इट्स सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब बेटा ये देखें कि बेरियम क्लोराइड हमारे पास एक साल्ट है। अब जब उसको पानी के अंदर हम डिसॉल्व करेंगे तो बेरियम आयन और जो है हमारे पास क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा? बेरियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड ए इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इनटू टेस्ट ट्यूब्स। यानी सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमारे पास बेरियम क्लोराइड मौजूद था, उसको वाटर के अंदर हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास एक सोल्यूशन आया जिसमें आयंस मौजूद होंगे। अब उस सोल्यूशन को कहते हैं कि जी 2 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर देना है, और उसमें जो पार्ट ए है टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सोल्यूशन ए एड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट followed by a few drops of dilute solution of aqueous ammonia.
यानी इसी जो हमारे पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, जो एक्वस वाटर के अंदर हमने इसको वाटर के अंदर इसको हमने डिसॉल्व किया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर कहते हैं कि इसको जो है वो आपने सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर ऐड करना है कुछ ड्रॉप्स, और उसके साथ जो है वो आपने एक्वस अमोनिया ऐड कर देना है। राइट इट्स ऑब्जर्वेशन। तो कहते हैं वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हिच डिसॉल्व्स कंप्लीटली बाय एडिंग डाइल्यूट एक्वस अमोनिया। यानी हमारे पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मौजूद था। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मौजूद है, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट हमने ऐड किया। तो सिल्वर नाइट्रेट के ऐड करने पे सिल्वर और क्लोराइड आयन आपस में मिलके सिल्वर क्लोराइड बना देंगे, और इसको मजीद जब एक्वस अमोनिया के अंदर हम डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। जिस तरह मैंने इक्वेशन लिखी है कि बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में शो होगा, जबकि साथ हमारे पास बेरियम नाइट्रेट बनेंगे। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है, इसको फर्दर जब हम अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस अमोनिया के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो एक कंपाउंड बनेगा जो कॉम्प्लेक्स है और ये सॉल्युबल होगा। जी, तो इसका जो थर्ड पार्ट है, टू द सेकंड पोर्शन ऑफ ए ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी हमारे पास वही बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन मौजूद है, उसके सेकंड पोर्शन में दो पोर्शन हमने बनाए थे, उसमें आपने कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, H2SO4 हमने ऐड करना है। बेटा जब हम H2SO4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। ठीक हो गया। अब ये वाले सल्फेट आयन इस सॉल्यूशन में मौजूद जो बेरियम है, बेरियम आयन के साथ मिलके बेरियम सल्फेट बनाएंगे, जो कि मजीद डाइल्यूट एसिड के अंदर जो है वो सॉल्युबल नहीं होंगे। जी, तो अब इसका है क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, और बी पार्ट में है टेस्ट ऑन बी। यानी हमने हमारे पास दो सॉलिड्स थे, सॉलिड ए जो कि बेरियम क्लोराइड था, अब सॉलिड बी है, उसके बारे में क्या है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बी वाज एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर टू प्रिपेयर इट्स सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। स्टूडेंट्स डिवाइड दिस सॉल्यूशन इनटू 2 पोर्शंस। ठीक है, हमारे पास जो है ना वो एक बी सॉलिड था जिसको डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ऐड किया सॉल्यूशन बनाने के लिए, और इसको जो है वो स्टूडेंट 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज टेस्ट एंड स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन फॉर कंपाउंड बी। यानी पहले पोर्शन में कंपाउंड जो है ना वो इन्होंने बता दिया था कि बेरियम क्लोराइड था, जबकि जो दूसरा पोर्शन है सॉलिड बी है, उसमें कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन हमने करनी है थ्रू सम ऑब्जर्वेशन, जो आपको जो है वो ये स्क्रीन पे नजर भी आ रही है, जिसमें टेस्ट 1 है अपीयरेंस ऑफ बी, जिसमें हमारे पास लाइट ग्रीन कलर आ रहा है। ठीक हो गया, यानी इसको जो है वो जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास लाइट ग्रीन कलर आएगा। टेस्ट 2, an excess of aqueous sodium hydroxide was added to the first portion of solution B। जब हम aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड व्हिच रिमेन इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जबकि टेस्ट 3 है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस बेरियम नाइट्रेट वर एडेड टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन बी। यानी हमारे पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और एक्वस बेरियम नाइट्रेट हम ऐड करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास टेस्ट 1 और टेस्ट 2, इन दो टेस्टों की हेल्प से हमने कैटाइन, क्योंकि मॉलिक्यूल हमने कंपाउंड ड्राइव करना है तो उसके लिए कैटाइंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो टेस्ट 1 में लाइट ग्रीन कलर, ठीक हो गया, और ग्रीन प्रेसिपिटेट्स जो इनसॉल्युबल रहते हैं जब हम एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आयरन आयन, फेरस 2 आयन जो है वो हमारे पास कैटाइंस मौजूद होंगे। तो ये पहला है, नेम द कैटाइन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बी। तो ऐसा कैटाइन जो लाइट ग्रीन कलर शो करता है, जिस तरह लास्ट में मैंने अभी आप लोगों को बताया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि डिफरेंट कैटाइंस जो हैं वो डिफरेंट लाइट्स, डिफरेंट कलर की लाइट एमिट करते हैं। तो यहाँ पे वो कैटाइन जो फ्लेम टेस्ट पे लाइट ग्रीन कलर शो करे और वो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करने पे इनसॉल्युबल रहे, वो हमारे पास आयरन आयन मौजूद होगा उसमें।
ठीक हो गया बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द टेस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास आयरन आयन तो आ चुका है, अब इसके अंदर जो है ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ऐड कर रहे थे, ठीक हो गया। यानी आयरन आयन यहां से आ चुका है, अब इसके अंदर जब हम एक्स्ट्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो इसमें मौजूद जो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सल आयन है, ये आयरन आयन के साथ मिलके फेरस हाइड्रोक्साइड यानी आयरन हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है राइट द नेम ऑफ बी, यानी हमारे पास कंपाउंड का नेम क्या होगा, तो इसमें हमारे पास फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट FeSO4 इस कंपाउंड का नेम आएगा जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हर क्वेश्चन के जो है ना वो पर्टिकुलर मार्क्स हैं, जिसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क का है, ये भी 1 मार्क का होगा और ये भी 1 मार्क का होगा, 3 मार्क्स यहां से हो गए। और इसमें भी ऐसे ही है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन होगा, 1 मार्क का ये होगा और 1 मार्क का ये होगा। तो इस तरह हमारे पास 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम चलें तो इसमें क्वेश्चन क्या है, फार्मूला फॉर आयरन 2 सल्फेट क्रिस्टल्स इन FeSO4.XH2O। और जहां पे भी आपको वाटर के मॉलिक्यूल किसी फार्मूले के साथ नजर आ रहे हो तो इसमें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल मौजूद होगा। वेयर X इज द होल नंबर, यानी पानी की जो मॉलिक्यूल है वो होल नंबर में है। अ स्टूडेंट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ X using molarity 0.0200 mole potassium manganate. This was solution B. 28 gram of given sample of iron sulfate .XH2O is dissolved per cubic decimeter of solution. This was solution B. अब A part क्या है, a 25 cubic centimeter sample of solution B followed by half test tube of sulfuric acid was measured into the titration flask. Solution A was run from a burette into the flask containing the solution B until an end point is reached. What was the color change at the end point? ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास जो कलर चेंज है वो क्या आएगा, कलरलेस टू लाइट पिंक कलर आएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर बी है जो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है कि 3 टाइट्रेशंस हैं, titration 1, titration 2 and titration 3. 3 titrations were done. The diagram below shows parts of burette before and after each titration. अब titration 1 में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि एक फाइनल रीडिंग होगी और एक इनिशियल रीडिंग होगी, हर टाइट्रेशन में ऐसे ही होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग्स मैंने कैलकुलेट यहाँ पे लिख दी हैं। अब इन रीडिंग्स की हेल्प से हमने जो है ना वो वॉल्यूम यूज्ड कैलकुलेट कर लेना है, और वॉल्यूम यूज्ड जब भी हमने कैलकुलेशन करनी हो तो फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग जो है वो हम माइनस करते हैं। तो इसको जब इस वैल्यू से माइनस करेंगे यानी 26.4 को 0.1 से माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर जो है यहाँ पे दरमियान में मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम यूज्ड, तो मेरे पास आंसर आएगा 26.3, माइनस बेशक कर लीजिएगा। 23 फाइनल रीडिंग है दूसरे ब्यूरेट की 48.6 और दूसरी की है इनिशियल रीडिंग है 23.4, तो माइनस जब हम करते हैं तो 24.8 आंसर आता है। और इसी तरह जब थर्ड ब्यूरेट में जो हमारे पास रीडिंग आ रही थी टाइट्रेशन में, फाइनल रीडिंग हमारे पास 32.4 क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि इनिशियल रीडिंग 7.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। इन सब के यूनिट्स जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इसका जब हम डिफरेंस लेंगे तो इसका भी आंसर 24.8 आएगा। अब जिस तरह आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि इसमें बेस्ट टाइट्रेशन कौन सी है, तो जो आंसर रिपीट हो रहा होगा वो बेस्ट टाइट्रेशन में आएगा। तो इनमें ये जो 2 आंसर्स हैं ये बेस्ट टाइट्रेशन में, ये टाइट्रेशन 2 और टाइट्रेशन 3 जो है ना ये बेस्ट टाइट्रेशन हैं, ये बेस्ट नहीं है। अब इसमें जब हम एवरेज वॉल्यूम यूज करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसका मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखना है कि जो बेस्ट टाइट्रेशन हैं इन 2 वैल्यूज को हमने प्लस करना है और जितनी टाइट्रेशंस यहाँ पे यूज हुई हैं उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 24.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो अब इस वॉल्यूम और गिवन डेटा की हेल्प से हमने जो है वो नेक्स्ट पार्ट्स करने हैं।
तो कहते समरी, व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट रिएक्ट विद हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट FeSO4.XH2O द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। अब ये रिएक्शन आपको जिस तरह स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि पोटेशियम मैंगनेट और आयरन सल्फेट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन सल्फेट और वाटर बनता है। ठीक हो गया बेटा। तो इसमें पहला जो सी ऑप्शन है उसमें क्या है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट बाय यूजिंग द केमिकल इक्वेशन एंड अबव डेटा। अब यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, उसमें पोटेशियम मैंगनेट और जो हमारे पास आयरन सल्फेट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है, इसमें अगर हम मोलर रेशो देखें तो हमारे पास 2:10 आ रही है। ठीक है। और इसमें हमने मोलैरिटी पहले फाइंड करनी है, तो मोलैरिटी के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। तो इसमें हमने वैल्यूज जस्ट पुट करनी है। तो हमारे पास ये जो मोलैरिटी ऑफ M1 है ये स्टार्ट में ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट में दी गई है। पोटेशियम मैंगनेट की मोलैरिटी है 0.0200 मोलर, जबकि वॉल्यूम जो एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे हमने यूज किया और डिवाइडेड बाय ये 2 वो मोल्स हैं जो बैलेंस इक्वेशन में आपको गिवन है, इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ आयरन जो हमारे पास है सल्फेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज्ड मॉलिक्यूल के, वो हमने फाइंड करने हैं मल्टीप्लाई बाय 25/10। अब 25 क्या है और 10 क्या है, तो 25 बेटा आपके पास वॉल्यूम है जो आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक हो गया। जबकि हमारे पास 10 जो है वो मोल्स हैं जो आपको ने यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में आपको यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, आपने बैलेंस किया था। अब हमारे पास इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी 0.099 मोलर। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयन। तो हाइड्रेटेड आयन ही है FeSO4.XH2O जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। तो इस मॉलिक्यूल में हाइड्रेटेड आयन की आयरन आयन की जो है वो आयरन सल्फेट की मोलैरिटी फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, यूजिंग योर आंसर सी, यानी इस मोलैरिटी को यूज करते हुए एंड द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4। यानी FeSO4 के अंदर पानी के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे वो चीज आपने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या है, हाइड्रेटेड साल्ट, mass of hydrated salt dissolved per cubic centimeter is equal to 28.28 ग्राम जो आपको गिवन है। मोलर मैस ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट 28 ओवर 0.0, यानी मोलर मैस जब भी आपने फाइंड करना है तो आपके पास मैस ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट ओवर मोलैरिटी का फार्मूला लगाना है, तो आपके पास हाइड्रेटेड साल्ट का मोलर मैस आ जाएगा। मोलर मैस ऑफ फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट, आयरन 55.8 होता है प्लस सल्फर 32 होता है प्लस 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एटम्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 151.9। मैस ऑफ H2O इज इक्वल टू मैस ऑफ H2O आपने फाइंड करना हो तो आपके पास जो यहाँ पे मोलर मैस ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट, इसको आपने जो है ना वो मोलर मैस ऑफ आयरन सल्फेट से माइनस कर देना है। हाइड्रेटेड साल्ट वो जिसमें वाटर मौजूद है, जबकि सिंपल आयरन सल्फेट का मतलब यह है कि जिसमें वाटर मौजूद नहीं है। तो जब वो वाली वैल्यू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाली वैल्यू जो विदाउट वाटर है इससे माइनस करेंगे तो आपके पास मैस ऑफ वाटर आ जाएगा। अब यहां तक तो हमने मैस फाइंड किया, हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने वाटर के फाइंड करने हैं। तो X इज इक्वल टू, यानी वही जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हमने X लिया था, X इज इक्वल टू ये जो हमारे पास मैस आया है डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक हो गया। तो आंसर आ जाएगा 7.25, जिसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 7 आंसर आता है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि ये होल नंबर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद हैं, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो 7 आंसर आता है। सो हमारे पास पानी के 7 मॉलिक्यूल इसमें मौजूद हैं और इसका अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो FeSO4.7H2O होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, जिसमें कहते हैं कि आप 25 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन ऑफ आयोडीन was titrated with 0.1 cubic decimeter mole per cubic decimeter solution of sodium thiosulfate। कहते हैं कि आयोडीन को अगर हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करें, the titration required 15.5 cubic centimeter of sodium thiosulfate solution to reach the end point। यानी ये हमारे पास कंडीशंस हैं
तो पहला है राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड सोडियम थायोसल्फेट, यानी आयोडीन और सोडियम थायोसल्फेट का रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयोडीन और सोडियम थायोसल्फेट का रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम आयोडाइड बनेगा और हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट कि नेम द इंडिकेटर यूज्ड इन दिस टाइट्रेशन, डिस्क्राइब चेंज इन कलर, यानी 2 पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन करने हैं। एक इंडिकेटर बताना है और जो हमारे पास कलर चेंज है, यानी कौन सा इनिशियल कलर कौन सा था और एंड पे कौन सा कलर आ रहा है, ये चीज़ हमने बतानी है। तो याद रखिएगा बेटा कि सोडियम थायोसल्फेट के साथ हमने स्टार्च इंडिकेटर यूज़ करना है और स्टार्च को ये माइंड में रखिएगा कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च हमने यूज़ करना है, वो स्टार्च यूज़ करना है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो और एंड पॉइंट पे जाके जब रिएक्शन हो रहा होगा, रिएक्शन होने के एंड पॉइंट पे आपने जो है वो स्टार्च को जो है वो ऐड कर देना है। और इसमें कलर चेंज क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर से कलरलेस हो जाएगा, यानी इसका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज्ड इन द टाइट्रेशन, यानी जो गिवन कंडीशंस हैं उसके मुताबिक आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट फाइंड करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आयोडीन है उसके 1 मोल है, सोडियम थायोसल्फेट के 2 मोल्स हैं। ठीक हो गया। इस रिलेशन के मुताबिक 2 मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ आयोडीन। और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमारे पास होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी जिसमें हमने बात की थी कि जो हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट रिक्वायर्ड था वो 15.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर था। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो ये जो वॉल्यूम है वो 15.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर को हमने क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 1000 पे डिवाइड करना है। जैसे 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो बस हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मोलैरिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में गिवन था, इसको क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू हमने पुट कर देनी, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बी पॉइंट है कि यूज योर आंसर सी, यानी ये नंबर ऑफ मोल्स आपने यूज करने हैं और क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी ऑफ आयोडीन इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हमारे पास फिर वही रिलेशन है कि 2 मोल्स सोडियम सल्फेट के 1 मोल आयोडीन का रिएक्ट कर रहा था। तो ये अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ आयोडीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट डिवाइडेड बाय 2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन हमारे पास ये है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स 1.55 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, लेकिन हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड नहीं करने थे, मोलैरिटी फाइंड करनी थी। तो नंबर ऑफ मोल्स से मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ये वाले, वॉल्यूम फिर जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको गिवन था कि 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन वाज टाइट्रेटेड, यानी आयोडीन का जो वॉल्यूम था वो हमारे पास 25 क्यूबिक सेंटीमीटर था। फिर आपने इसको जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय आपने 1000 करना है। तो ये वाला रिलेशन भी डायरेक्ट यानी कैलकुलेशन करके 0.025 भी लगा सकते हैं वैल्यू यहाँ पे, या मैंने जो रिलेशन लगाया ये वाला रिलेशन भी आप लगा सकते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई करें या 25 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर फिर भी वही जाएगा। इस तरह आपके पास मोलैरिटी ऑफ आयोडीन आ जाएगी जो कि 0.031 है। तो बेटा हमारा ये जो सेक्शन ए था ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स थे और टोटल 3 क्वेश्चन थे इसमें। इसी तरह जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी माइनर केस में होगा और इसमें भी 3 क्वेश्चंस ही होंगे और हर क्वेश्चन के यहाँ पे मार्क्स थोड़े से डिफरेंट हैं। पहले सेक्शन में मार्क्स हमारे पास 6 होते थे हर क्वेश्चन के, यहाँ पे अब हर क्वेश्चन के मार्क्स 4 हैं। 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन टोटल हैं, तो टोटल मार्क्स सेक्शन बी के 12 बनेंगे, जिसमें हमारे पास फिर वही चीज़ है लेकिन नंबरिंग वही चलेगी 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें क्या कहते हैं
कि राइट डाउन द केमिकल रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। ठीक है, जिस तरह आप लोग क्लासेस के दौरान भी पढ़ चुके हैं कि आयोडोफॉर्म के लिए आपके पास एक कंपाउंड अल्कोहल वाला या एसीटोन होना चाहिए, एक आयोडीन होनी चाहिए और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड है इनका आगे आपने रिएक्शन भी करवाना है। तो कंपाउंड्स में मैंने एसीटोन ले लिया, एथेनॉल या एसीटोन आप ले सकते हैं। एथेनॉल एसीटोन लिया, एसीटोन का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस, तो हमारे पास आयोडोफॉर्म बना। ये आयोडोफॉर्म है, और आयोडोफॉर्म के केस में आपने पढ़ा हुआ है कि इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सोडियम C3COONA बना, सोडियम आयोडाइड बना और आपके पास वाटर बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो इसका सेक्शन बी है, इसमें कहते हैं राइट द ऑब्जर्वेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल, आल्सो राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन बतानी और फिर केमिकल्स इन्वॉल्व बताना है। तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वायोलेट पर्पल कलरेशन अपॉन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ न्यूट्रल आयरन क्लोराइड, यानी आप जब आयरन क्लोराइड के कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो आपके पास वायोलेट और पर्पल कलर आता है। ये किसकी बात हो रही है, इसमें आप जो है ना फिनोल की रिएक्शन की बात करते हैं। तो फिनोल का FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कुछ आयंस बनते हैं, और ये आयंस जो हैं वो आपके पास वायोलेट पर्पल कलरेशन शो करते हैं। चलें जी, तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 का पहला पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड इन मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन का अगर मिक्सर मौजूद हो तो उसमें आप कैसे एल्डिहाइड को कीटोन से अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट्स हैं। मैंने यहाँ पे 3 टेस्ट लिख दिए। टॉलरेंस टेस्ट, जिसका दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब चूंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट हम पहले एक क्वेश्चन में कर चुके हैं तो इसलिए मैंने टॉलरेंस टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश की है यहाँ पे लिखने की। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडेशन की बेस पे हमारे पास जो है ना वो इनकी डिस्टिंग्विशिंग हो सकती है। तो एल्डिहाइड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है, जबकि कीटोन्स में कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच नहीं होती, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। जबकि हमारे पास जो एल्डिहाइड हैं इनमें डायरेक्ट जो हाइड्रोजन अटैच है ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीजन गेन करके हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनाते हैं। लाइक एल्डिहाइड है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड टॉलरेंस रिएजेंट एंड फॉर्म सिल्वर मिरर व्हाइल कीटोन्स डोंट रिएक्ट। एल्डिहाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस, तो हमारे पास सिल्वर मिरर यानी सिल्वर हमारे पास प्रोड्यूस होगा जो सिल्वर कलर शो करेगा। और इसको अगर हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में हम परफॉर्म करवाते हैं तो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के साथ जो है ना वो सिल्वर जो है वो अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि इसका रिएक्शन परफॉर्म हो गया है। और इसके साथ अमोनिया और कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन मेन चीज आपने फोकस करनी है कि एल्डिहाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ यानी सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन्स जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होती उनकी, इसलिए जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसका सिल्वर टेस्ट नहीं होता। अब इसी तरह हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ सेट अप रिक्वायर्ड टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन बाय कलेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड। अब डिफरेंट ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो अब अगर ऐसे केमिकल रिएक्शन जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गैस की कलेक्शन के हिसाब से आपने एक डायग्राम ड्रा करनी है जो केमिकल रिएक्शन को शो कराए। ड्रा डायग्राम एंड लेबल द apparatus यूज्ड। अब यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क ली, इसके अंदर रिएक्शन मिक्सर मौजूद है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि यहाँ पे apparatus को प्रॉपर वे से ड्रा करूं। अब इसमें मेरे पास एक है टेस्ट ट्यूब कोनिकल फ्लास्क, एक है गैस सिरिंज जो गैस कलेक्ट करेगी, और उसके साथ हमारे पास जो है ना वो डिलीवरी ट्यूब है जो गैस को यहाँ से लेके जाएगी। अब यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब और ये जो हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है,
इनकी एंट्रेंस या यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको आपने कॉटन से क्लोज कर देना है ताकि यहां से कोई गैस जो है ना वो बाहर की तरफ ना निकल सके। ठीक हो गया बेटा। तो अब क्या होगा कि जब जो जो रिएक्शन परफॉर्म होगा तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम गैस जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो, जैसे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। लाइक अगर मैं बात करूं H2O2 से की डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन का बनना, या हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो इन गैसेस की कलेक्शन के लिए यानी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जिससे गैस कलेक्ट होती है, गैस प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह आपने यानी कोई ऐसा डायग्राम बनानी है, ऐसा लेबल डायग्राम बनानी है जिससे आपके पास जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन का आपको अंदाजा हो सके। अब जो जो यहाँ पे गैस कलेक्ट होगी हमारे पास स्टॉप वॉच होगी जो यहाँ पे टाइम को नोट करेगी, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड an experiment to test for the presence of an organic compound that can be oxidized using acidified potassium manganate। यानी हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, उसका पोटाशियम मैंगनेट के साथ हमने रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिफाइड पोटाशियम मैंगनेट होना चाहिए, और उसमें जो है वो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशन देखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट कलर चेंज इन KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 shows that a compound can be oxidized। यानी कलर कैसा चेंज होगा जिससे हमें ऑक्सीडेशन का पता चलेगा। तो KMnO4 का हमारे पास पर्पल कलर होता है, अगर पर्पल कलर कलरलेस में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, इस चीज को चेक करने के लिए मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है। मेरे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है लाइक अल्कोहल, पोटाशियम मैंगनेट के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, तो मेरे पास क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ये शो कर रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जिस तरह यहाँ पे हमने बात की थी कि ऑक्सीडेशन हमारे पास उन कंपाउंड की होगी जो ऑक्सीडाइज्ड होंगे, जो ऑक्सीजन गेन करेंगे। यहाँ पे अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक हो गया। तो इसमें कलर कौन सा चेंज, मतलब कलर चेंजेस क्या आएंगी, जो KMnO4 का पर्पल कलर है, डीप पर्पल कलर होता है, अब ये कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस में। क्वेश्चन बी है, नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग दिस टेस्ट। यानी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सके वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। मैंने क्या किया कि इथीन लिख दिया, इथीन लिख सकते हैं, अल्कीन, अल्काइन या प्राइमरी अल्कोहल आप यहाँ पे कोड कर सकते हैं। How does the oxidation state of manganese change in acidified potassium manganate during this reaction? यानी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे किस तरह चेंज होती है। मैंने लिखा इट चेंजेस फ्रॉम +7 in MnO4 माइनस टू +2 एज Mn। यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है KMnO4, अब KMnO4 में इसके अगर मैं पार्ट्स बनाऊं तो पोटाशियम आयन और MnO4 माइनस आयन्स बनेंगे। और इसी तरह इस कंपाउंड में दोनों में से, सॉरी ये मैंगनीज वाला हमने कंपाउंड लेना है, तो MnSO4 के आयन्स बनाए तो मेरे पास क्या बनेगा, Mn+2 प्लस SO4-2। अब क्वेश्चन ये है सी पार्ट में कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज और किस तरह चेंज आएगा। अब यहाँ पे मैंगनेट आयन हमारे पास ये है MnO4-। अब इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमने फाइंड करनी है तो इसको X कंसीडर करना है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, इज इक्वल टू जो ओवरऑल चार्ज है वो इक्वल के बाद लिखना है तो -1। X -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -1 +8 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा X इज इक्वल टू +7। यानी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, बिफोर केमिकल रिएक्शन Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। आफ्टर केमिकल रिएक्शन जब मैंगनीज सल्फेट बनते हैं तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो +2 हो जाती है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज।